All right, guys. Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Hi, hello. Okay. So again, we like today we are meeting and we have got one very exciting news that officially your examination dates have been announced now. तो आपके पास एक अब टेंटेटिव आइडिया नहीं है कि कब होने वाला है हमारा एग्जामिनेशन। अब तो स्ट्रेट अवे हमारे पास आइडिया है कि देखो ये स्लॉट आ गया, इस स्लॉट में हम लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। So now you're supposed to buckle up. You're supposed to like be very brave now, be very determined now, and with that determination and conviction, you will have to start your preparation. Alright? और उस preparation के साथ हम लोगों को आगे जाना है और आगे जाके हमारे examination we are supposed to excel there and we will come out with flying colors and then हम लोगों को हमारा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा फाइनली। ऑलराइट, सो अभी सारी की सारी चीजों को साइड में रखकर पूरा दिमाग खाली कर कर अब सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा दिमाग लगा दो अपने प्रिपरेशन पर। एज यू नो कि हम लोग यहाँ पर आते ही हैं डेली मंडे टू फ्राइडे फॉर दिस वीक। दिस इज गोना बी द लास्ट सेशन। Next week starting right from Monday till Friday we will have the session here, all right, English session, and specifically there's gonna be some like surprise for you on the Monday, all right, so वो भी उस चीज के लिए आप लोग थोड़ा सा तैयार रहना कि यार कुछ और नया होने वाला है, ठीक है। हर एक चीज में हम आपको वैरायटी देने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें मोनोटोनस ना हो, चीजों में आप लोग सीखते रहें और सीखने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज भी मिलें, ये भी हम लोग इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो मंडे ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है और उस चीज के लिए आप लोग आई होप कि एक्साइटेड होंगे ही। राइट, और वहां पर आएंगे टाइम पे जैसे कि आप लोग आ ही रहे हैं। इस वीक का तो लास्ट सेशन है ना, है ना, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलने वाले हैं। सो ये तो थ्रू आउट हम लोग चलने ही वाले हैं आपके एग्जामिनेशन तक। Okay, chalo. So, if I talk about things today, what are we going to discuss is a slightly different thing. So, how are we going to take the sessions from now onwards? You'll have a very clear picture of the things that are going to be covered in the classes. All right. Just say on Monday, for example, हमने बोला on Monday that Monday is a grammar day, Tuesday is a vocab day, Wednesday is RC day, Thursday is RC day, and Friday is that day जो हमारे पूरे वीक का लास्ट सेशन होता है। वहां पर वट एवर वी हैव स्टडीड ऑल टुगेदर वी विल बी टेस्टिंग इट, वी विल बी वर्किंग अपॉन द क्वेश्चंस और हम उस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश की बात है और हमने 2 दिन भी इसलिए छोड़ रखे हैं बिकॉज यू नीड टाइम टू प्रोसेस थिंग्स। राइट, यदि डेली 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 उतना ज्यादा हम लोग डेटा देते जाएंगे आप लोगों को, तो फिर आपको उसको करना भी है, रिवाइज भी करना है, तो वो सारी की सारी चीजें आपके पार्ट से आपके एफर्ट्स के लिए 2 days यू आर रिजर्व, ठीक है। सो व्हाट हाउ डू वी प्रिपेयर थिंग्स व्हेन आई टॉक अबाउट हम लोगों को करना कैसे होता है, तो देखो जब हम बोलते हैं ना कि हमारा स्टडी प्लान कैसे हो, सो वी हैव 7 days इन अ वीक, राइट, सो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो 5 days, these 5 days, try to classify these 5 days, take out these 5 days and work upon the concepts and learning. So यहाँ पर आप पढ़ने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, क्या नया सीखा जा सकता है। On Saturday, you are supposed to revise all the things that you have gone through and that you have learned throughout the week. So पूरे वीक में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप सैटरडे को जाके उसका रिवीजन करो। संडे इन द मॉर्निंग यू आर सपोज टू टेक अ टेस्ट एंड असेस योरसेल्फ कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा जा रही है, कैसे पहुंचेंगे। सो फॉर दैट आप लोगों के पास मॉक टेस्ट सीरीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां से आप हर वीक अपने आप को चेक कर रहे हो। उस पर्टिकुलर मॉक को यदि आपने दिया है, वो टेस्ट को आपने दिया है, तो उस टेस्ट का एनालिसिस फिर आपको उस दिन करना है। एनालिसिस का मतलब मैंने क्या गलतियां करी, क्या मैंने सिली मिस्टेक्स करी, और यदि ये गलतियां हो रही है तो मुझे क्या करना है। तो उसके लिए फिर आप एक प्लान बनाते हो, कम अप विद अ प्लान, और उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हो एंड यू गेट रिड ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू जनरली कमिट देयर इन द एग्जामिनेशन व्हाइल टेकिंग अ टेस्ट, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर थिंग्स। सो कम अप विद अ स्ट्रैटेजी जो कि आपकी स्टार्ट होने के बाद एंड तक वैसी ही चलने वाली है। इसमें आप लोग कोई भी बेईमानी नहीं करने वाले हो, एंड आई एम श्योर कि आप बड़े सीरियस बच्चे हैं, आप लोगों को पढ़ाई करके और एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सर्टेन नेम्स ऑन द बोर्ड जो कि हमें डेली यहाँ पर मिल रहे हैं। मतलब आप लोग उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो यदि वो चीज चल रही है, सो वी ऑल्सो वांट
कि यदि हम हमने आपस में मिलके कुछ मेहनत की है किसी एक एम के लिए, तो वो चीज सक्सेसफुल होनी चाहिए, राइट? सो दिस वीक बिकॉज इट वाज द लॉन्च वीक, इस इवेंट का पूरा लॉन्च वीक यही था, इसलिए हम लोगों ने बहुत अलग अलग चीजें करी। मगर नेक्स्ट वीक से चीजें बहुत सिस्टमेटिक हो जाएंगी, ऑलराइट? वी विल टेल यू कि भाई किस किस दिन हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अपने ही तरफ से प्रिपेयर हो क्या हो कि यदि मंडे ग्रामर डे है तो ग्रामर के माइंडसेट से आना है। यदि मैंने बोला कि वीक में 2 दिन हमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन करना है, एज सर वाज ऑलरेडी टेलिंग यू कि weightage of reading comprehension is high. All right, so 3, 4, 5 passages if they are giving there, and in each passage there's gonna be a set of 5 questions. So it is really important. So English वाले section में reading comprehension कितना important हो गया, है ना? और वो उसी लेवल की चीजें हम लोग करेंगे जिस लेवल की, बहुत ज्यादा लेवल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, बट एट द सेम टाइम, अच्छा, यू यू Forgo is written here. What is your exact name? Because I do not want to take this name, है ना? That is not good. So आप अपना जो नाम है वो बताओ, तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ फिर उस हिसाब से। सो ये एक चीज है। तो हम लोगों को ये बहुत स्पेसिफिक, हम लोगों को बहुत स्पेसिफिक मैनर में ये पूरा काम करना है। तो आप अपने दिमाग में हमारे वाईटी सेशंस का पूरा शेड्यूल फिक्स कर लो कि इंग्लिश की बात करें तो वी आर क्वाइट क्लियर कि हमें कब क्या कैसे करना है, और यही जर्नी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आपके एफर्ट्स भी लगेंगे कि यार कल ना रीडिंग कम्प्रीहेंशन का सेशन होने वाला है, सो आई हैव टू वर्क अपॉन रीडिंग कम्प्रीहेंशन। मैं कुछ पैसेजेस लगा लेता हूँ सो दैट इफ आई कम अक्रॉस समथिंग जो कि डाउट हो रहा है मेरा, सो मैं इन द सेशन आई कैन आस्क, राइट? ओके श्लोक, ये कितना प्यारा नाम है तुम्हारा, तुमने फॉर को लिख के रखा हुआ है। चलो, सो श्लोक, टू बी स्पेसिफिक, हम लोग यदि लेवल को जज करें तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होने वाली है वो चीज, बट हाँ वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे रहेगा, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, राइट? यू कैन नॉट सिंपली बी गोइंग आउट देयर एंड अटेम्प्टिंग द टेस्ट एंड कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स कि नहीं मैं तो जीत गया, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, मैं गया और मैंने अटेम्प्ट किया और निकल गया। इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके यूनिवर्सिटीज के लेवल को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने यहां से अच्छा कर लिया ना तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स को अपने इंप्रूव कर सकते हो, राइट? सो नाउ मूविंग फर्दर, आई गेव यू दिस आइडिया। Now in English, we already know ki what are the things. We have 3 different aspects. One is grammar, second is vocabulary, and third one is reading comprehension. In vocabulary, synonyms antonyms was one thing that they said कि यार वहां पे होने वाली है, ठीक है? बट सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, लाइक व्हाट इफ दे कम अप विद सम इडियम एंड से कि भाई बताओ इसका मीनिंग क्या है। सो वी विल हैव टू बी ऑल प्रिपेयर फॉर दैट कि यार यदि आ गया तो हम क्या करेंगे। जैसे कंप्रीहेंशन के लिए मैंने कल जो सेशन लिया था रीडिंग कंप्रीहेंशन का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इवन इफ यू कम अक्रॉस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्स्ट of the passage or the context of that particular paragraph, you can take a guess. That is known as taking the contextual meaning out of the scenario. So आप वहां पर contextual meaning पे काम कर सकते हैं, because this is evident and this is something which is considerable, that you cannot be aware of all the words that are there in the world. उसके लिए तो जान निकल जाएगी, तभी भी वो नहीं होता, है ना? तो एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ वर्ड हमारे पास होने चाहिए दिमाग में, और वो किस कैटेगरी के? कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आर द वर्ड्स जो कि आप जनरली यूज करते हो। इफ यू विल रीड द न्यूज़पेपर, इफ यू विल रीड द नॉवेल्स, इफ यू विल सी थिंग्स लाइक वॉच अ मूवी और समथिंग, सो वो वर्ड्स जो कि सिंपली लोग यूज कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। So working upon that aspect of vocabulary is comparatively easier, because I am not asking you to go through the complete dictionary and I'm not asking you to mug it up. All right, उसको रटने की नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मगर इस तरीके की यदि कोई चीज हो रही है तो उसको करने के लिए तो काम किया जा सकता है। Getting my point? Right? So this is what happens. अब यहां पर हमने आरसी के बारे में बात करी, वोकैब में भी वी हैव टच्ड 2 different dimensions. One was left and today we are here. That is why we called it miscellaneous, because miscellaneous में हम लोग वो चीजों के बारे में भी बात करेंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी है और वो वहां लिखी हुई नहीं है, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, हमने वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात किया, रूट वर्ड्स के बारे में बात किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां से हो जाएगा, फिर हमने कन्फ्यूजिबल्स के बारे में बात किया, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम
some number of idioms and phrases. All right. So I'll try to explain those idioms and phrases in a way कि आप लोगों को वो बाद में रटने की जरूरत ना पड़े, आपको वो याद हो जाए. So if you are watching this particular session, whatever we are discussing, it is already in your mind, and now you will not forget it. So I'll try to ensure that thing. So अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए. अब हम लोग चलते हैं अपने आज के सफर पे. राइट, चलो. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डायरेक्टली चलते हैं कि हमारे पास ईडीएम्स के सेट में है क्या क्या चीजें, और हम ये भी चेक करेंगे कि आप लोगों को क्या ये चीज पहले से पता थी, क्या आप लोग इनकी मीनिंग्स को गैस कर पा रहे हो. सो द वेरी फर्स्ट idiom that is here on the board is to beard a lion in his den. What is a den? When you talk about a lion's den, वो lion की गुफा है, right? वो lion का गुफा है, वो उसका घर है. So you are beard. You say कि मयाल होती है, बहुत बड़ी beard होती है lion की, right? And what are you doing here? You are not only entering his place, you are going in there and you are bearding him. मतलब आपने जाके एक उसके एरिया में, उस लॉयन के एरिया में जाके आप उसको चैलेंज कर रहे हो. सो व्हेन यू से आई हैव द कैपेसिटी टू बियर्ड द लॉयन, टू बियर्ड अ लॉयन इन हिज den, राइट, सो आई कैन गो इन समवन एल्सेस टेरिटरी एंड चैलेंज हिम. मैं तुम्हारे इलाके में आके तुम्हें चैलेंज कर सकता हूं. सो दैट वेज हम क्या कर रहे हैं, तो ये ऐसे एक्सप्रेशन है जो तुम जनरली बोलते ही हो, है ना, कि यार मैं मेरे अंदर बहुत दम है, मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हें बता सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ यदि तुम कुछ गलत करोगे. सो आप यहाँ पर उसकी जगह क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई हैव ऑल द कैपेसिटी टू बियर्ड अ लॉयन इन हिज den. So if you can, if you are talking about the meaning of it, I will also write some expression so that आप उसको relate कर पाओ. ठीक है. So to beard a lion in his den is to challenge a person in his टेरिटरी. ठीक है, उसके टेरिटरी में जाके आप, हाँ, उसी के टेरिटरी में जाके आप उसको चैलेंज कर पाओ. सेकंड, टेक ऑन द चिन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टेक ऑन द चिन. To take on the chin. A lot of times, a lot of things happen, right? If you talk about MS Dhoni, he won multiple World Cups and he won all the three formats. All right, in the all the three formats he won. All right, Champions Trophy भी जीता, T20 World Cup भी जीता, IPL भी जीता, और इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात करें तो फिर हमारा वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वो तो जीते ही हैं. ठीक है, मगर हारे भी तो हैं. लास्ट वर्ल्ड कप व्हेन धोनी वाज देयर, हार गए न्यूजीलैंड से. जब हारे थे, तो जब हारे तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है. ठीक है, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना एंड टू फेस पीपल एंड टू फेस दोस क्वेश्चंस एंड टू एक्सेप्ट कि यार हम लोग हार गए, ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है. बट व्हेन यू डिसाइड टू फेस अ चैलेंजिंग सिचुएशन with some conviction, with confidence, that is when you take on the chin. All right. So when you say, so Dhoni always was famous to take on the chin. It means what? कि कभी भी वो यदि मुसीबत वाले सिचुएशन में भी फंसा हुआ है, तो उस मुसीबत वाले सिचुएशन में भी he will take the baton in his hands and he will go out there and he face the situation. All right. To face, so this one is to face a challenging situation. So that is to take on the chin. All right. First one is done. Second one is also done. Now let's talk about the third one. To lead with one's chin. What would be the meaning of this? To lead with one's chin. To lead with one's chin. Now talk about a boxing ring. All right. There, the most important thing with a boxer is the guard. ठीक है, वो गार्ड जो उसके होते हैं, वो गार्ड उसको प्रोटेक्ट करते हैं हर एक तरफ से. तो कभी भी कोई मुक्का मार रहा होता है तो फिर उसको गार्ड से ही वो बचा रहा होता है. राइट. अब गार्ड यदि ऐसा है एंड यू अंडरस्टैंड कि अभी आई एम टेकिंग ऑन द चेन एंड आई एम लीडिंग विथ इट. आई एम लीडिंग विथ इट मतलब क्या? आई एम टेकिंग अ रिस्क हियर बिकॉज आई कैन बी हिट एज वेल. राइट. तो जब तुम इस तरीके से बात करोगे कि भाई टू लीड विथ वन सेंस, सो दिस इज टू टेक रिस्क. And also, when you say
To lead with one chin out, you are also talking about someone who has said something aggressively without caution. यार उसको ये नहीं पता कि क्या हो जाएगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, और वो मूर्खता करके बहुत अग्रेसिव हो गई चीजें वहां पर बोल गया, राइट, और उसने कॉशन नहीं रखा, वो केयरलेस था वहां पर वो बोलने में. Then too, you can say to lead with one chin out. Right? I don't like him because he always leads with his chin out. इस तरीके से तुम उसको use कर सकते हो. So this will be about the uses of that word. Then the next idiom, to take on the chin. This one all is repeated. Sorry. All right. Then the next one, a blessing in disguise. You must be knowing the meaning of it. आपको पता होगा a blessing in disguise. सो एक 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 जगह पर पर्टिकुलरली क्या हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कि कई बार हम बोलते हैं ना यार इंडिया वो मैच हार गया, इंडिया वो मैच हार गया, यदि ये बोलने से पाकिस्तान बाहर निकल गया तो हम तो मैच हार गए, मगर हमारा एक बहुत बड़ा कंपेटिटर हमारे मैच हार जाने के कारण बाहर निकल गया. सो दिस इज गोना बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. यार बहुत प्रॉब्लम्स जा रही थी, बट that problematic situation or that challenging situation is eventually turning out to be something which is positive for us. So that is when you say it is a blessing in disguise. All right. So simply you can use that. So blessing in disguise in a difficult situation turns up as a positive situation. That is a blessing in disguise. So I hope ये वाला जो पेज है इस पे हमारे पास 1 2 3 4 5 1 was repeated, so 4 idioms were there and we are done with those. ठीक है. Now let's move further to the next page. Next page पे हमारे पास सबसे पहला जो idiom है and that is on the silver platter. For example, if XYZ is working in a company, ये XYZ किसी एक कंपनी ABC कंपनी में काम कर रहा है, और इस ABC कंपनी का जो सीईओ है वो सीईओ है डी, और इस डी की एक बेटी है, डॉटर है, और वो डॉटर का नाम है कुछ भी कर लो एफ. ठीक है. अब एक्स वाई जेड जो है ये एबीसी कंपनी में काम कर रहे हो, एबीसी कंपनी का जो सीईओ है वो है डी, और उसकी एक डॉटर है जो जिसका नाम है एफ. राइट. सो अब क्या हो रहा है, यहां पर हुआ ये सिचुएशन कि ये जो एबीसी कंपनी है इसमें एम्प्लॉयमेंट पाना बहुत मुश्किल है, वेरी चैलेंजिंग, सिंपली आपको मिलता नहीं है. ठीक है. अब यदि वो मिलता नहीं है, मगर इसकी बेटी होने के कारण इसको यहां पर डायरेक्ट एंट्री मिल गई विदाउट इंटरव्यू. So because her father was the CEO, without an interview, she got selected. She is always on the silver platter. All right. So when you say silver platter पे होना क्या होता है, तो you actually say कि without putting in efforts, you got something. So achieving something without putting in efforts. All right. So that is on the silver platter. The next one, बेटा, श्लोक, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये होता है कि आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, लेट्स से, है ना, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बस बस उस आपने उस सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करी, और क्योंकि आपने उस सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करी तो आप सोच भी नहीं सकते थे इतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिल गया. तो हुआ क्या, था तो डिस्गाइज, था तो दुख, ऑलराइट, मगर उस दुख में भी आपको कुछ पॉजिटिव मिल गया. सो दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. राइट. Then again, next one, what's bred in the bone will come out in the flesh. What's bred in the bone will come out in the flesh. ये एक particular proverb है. अब इसमें क्या बोला जाता है? For example, if someone comes to me and asks कि आकाश, you tell me one thing. तुमने टीचिंग प्रोफेशन कैसे चूज किया, तुम्हें इतना मजा कैसे आता है पढ़ाने में, क्यों तुमने टीचिंग प्रोफेशन ही चूज किया? यू कुड हैव बीन एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और सम अ लॉयर और एनी अदर प्रोफेशन यू मस्ट हैव सेलेक्टेड, बट अब तुम टीचर क्यों बने, और वो भी बाय चॉइस. तुम बोलते हो कि आई एम नॉट बाय डिफॉल्ट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैं टीचर हूँ. आई एम ए टीचर बाय चॉइस कि मुझे मजा आता है तो इसलिए मैंने उसको एज अ प्रोफेशन चूज किया. तो हम आज कोशिश करेंगे कि इस पीडीएफ को हम आपको लेके आने का या देने का एक मैकेनिज्म बना पाए, ऑलराइट, और उसके लिए अपडेट मैं आपको मंडे को दे दूंगा, इसलिए आई एम राइटिंग इट बिकॉज आई वांट यू गाइस टू राइट इट आल्सो. ठीक है. सो कोई मेरे पास आए और ऐसा बोले, सो मैं उनको या तो पूरी कहानी सुनाऊं कि लिसन, माय फादर हैज सर्व्ड दिस सेक्टर फॉर द लास्ट फॉर 35 odd years. तो
35 साल पापा ने पढ़ाया, I've seen him teaching and while I was growing. So जब मेरा पूरा का पूरा करियर शेप करने की बात आई, तो मैं पापा को पढ़ाता हुआ देखता था, and I found it interesting कि how he is behaving in the class, how he is getting the responses, how he is being loved by a lot of people. So that particular charisma जो कि उस particular atmosphere में था, that made me go inclined towards teaching. So I tried it. When I tried it, I felt the same, and that is when I decided that I will take it as a profession. And because of my inherent characteristics, because पापा उस तरीके से पढ़ाते थे, तो मैं भी उस तरीके से पढ़ाने लगा, तो वो चीज यदि चलने लगी, तो मुझे तो मेरी जो जेनेटिक जो एट्रीब्यूट्स थे उसका फायदा मिला, क्योंकि पापा वैसे थे. राइट, सो मैं इतनी कहानी सुनाऊं या फिर मैं बोलूं व्हाट्स ब्रेड इन द बोन विल कम आउट इन द फ्लैश. आई वाज सपोज टू शो माय ट्रू कलर्स समडे. जो मेरे खून में है वही बाहर आएगा ना. सो द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नेवर बी कंसील्ड, कभी छुपाया नहीं जा सकता. जो आपके अंदर है, जो आपके इनहेरिटेंट टैलेंट्स हैं, वो इनहेरिटेंट टैलेंट्स बाहर निकल के ही आएंगे. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट्स ब्रेड इन द बोन विल कम आउट इन द फ्लैश. सो inherent characteristics can never be concealed, छुपाया नहीं जा सकता. ठीक है. सो ये हो गया व्हाट्स ब्रेड इन द बोन विल कम आउट इन द फ्लैश. देन द नेक्स्ट वन, whited sap, इसको सेपल्चर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं whited sepulch. Whited sepulch. Now what is the meaning of the term whited sepulch? Whited sepulch is a person who is a hypocrite, right? So simply मैं आपके सामने कुछ और बोलूंगा, यार वाह कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, मजा आ गया. जैसे ही आपकी क्लास बंद हो और मैं बोलूं कि यार ये क्या है यार, मेरे को ये क्लास नहीं लेनी, यदि मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा, तो आई एम सेइंग वन थिंग ऑन योर फेस एंड आई एम सेइंग द अदर थिंग ऑन योर बैक, राइट, बिहाइंड योर बैक. सो दिस मेक्स मी अ पर्सन हु इज हिपोक्रेट. राइट, मैं दोनों तरह की बातें बोलता हूँ. तो यदि मैं दोनों तरह की बातें बोलता हूं, मैं डबल फेस्ड हूं, तब मैं आपको बोल सकता हूं कि दैट पर्सन इज अ वाइटेड sepulch. Alright, so whited sepulch is a double faced person, dual faced person, or you can say that person is a hypocrite. Alright, so hypocrite. Moving further, to beat about the bush. When you say to beat about the bush, it is when you must have seen people discussing something. कई बार उनके पास वो एक्सपर्टीज या विजडम नहीं होता है जिस बारे में वो बात कर रहा होता है ना. तो जब वो बात कर रहे होते हैं, तो फिर दे डिस्कस इट, बट दे डिस्कस इट एंड दे डू नॉट कंक्लूड एनीथिंग. सो दे वाज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द थिंग्स. वो सिर्फ यहीं वहां यहाँ वहां घूमते रहे, मुद्दे की बात पे वो आए ही नहीं, इसलिए कंक्लूजन उनका निकला ही नहीं. राइट, तो जब आप बोलते हो दे वर बीटिंग अबाउट द बुश, इट मींस व्हाट, दे वर नॉट कमिंग टू द पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पे वो लोग नहीं आए. राइट, so they were discussing a matter without coming to the exact point. So discussing without coming to the मेन पॉइंट, इधर उधर ही घूमते रहे. ठीक है, टू बीट अबाउट द बुश. अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. अच्छा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, रुको अभी मैं बताता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगा. सो जैसा जैसे को तैसा देना, वो चीज क्या हुई? आई एम गिविंग यू, आई विल मेक यू हैव द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. मीन्स व्हाट? आई विल ट्रीट यू इन द सेम मैनर यू ट्रीटेड मी. ऑलराइट, to give the same treatment to a person, to give same treatment to a person is to make him taste his own medicine. ठीक है. हिपोक्रेट का मतलब होता है जिस जो दो तरीके की बातें करता है. राइट, तुम्हारे सामने बोलो कि सर आकाश सर बताओ आप किसको वोट दोगे, तो मैं बोलूं कि मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा. ठीक है, मगर अंदर पोलिंग बूथ में जाके कांग्रेस को वोट करके आ जाओ. सो आई एम डुअल फेस्ड. सो डुअल फेस्ड हुआ फिर दोस्त. तो उससे मेरा मीनिंग क्या निकला कि आई एम अ पर्सन हु इज अ वाइटेड सैपल. आई से समथिंग बट आई डू समथिंग एल्स. ओके, सो आई होप यू आर डन विद दिस. ये वाला पूरा जो पार्ट है ये हो गया हमारा सेकंड स्लाइड.
लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्लाइड पे चलते हैं हम अपन लोग। थर्ड स्लाइड पे हमारे पास जो पहला ईडियम है, दैट ईडियम इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अगेन यू मस्ट हैव सीन इट, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। A lot of people use it. All right. It is really tough to take a call for me because I will have to make a choice between the devil and the deep blue sea. इस तरफ खाई है, उस तरफ कुआं है। तो to make a choice out of two equally bad choices, तो आप दो एक जैसी गलत चॉइसेस या दो कम कम खराब और ज्यादा खराब, सो हम क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, तो आप इस वाले सिनेरियो को लेके चलते हो, तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ऑलराइट, टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ टू इक्वली बैड choices, ठीक है? दैट इज टू मेक अ कॉल in between the devil in the deep blue sea. Okay, then the next one, to turn the air blue. अब हम जैसे मैं एक स्टेटमेंट में इसको यूज करके बताऊं, आई नेवर गो टू हिज प्लेस बिकॉज ही ऑलवेज टर्न्स द एयर ब्लू। आई डू नॉट वांट टू टॉक टू हिम बिकॉज ही ऑलवेज टर्न्स द एयर ब्लू। व्हाट कुड हैव बीन द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग क्या हो सकता है? When you talk about this, to turn the air blue, the meaning of this particular word is when a person who keeps on using the bad words, all right? So हमेशा वो खराब बातें करेगा, गंदी बातें करेगा, खराब abusive language यूज करेगा या bad words यूज करेगा, तो हम वहां पर ये बोलते हैं, यार ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रही है because he's using a lot of bad words here. So I will say he always turns the air blue. You must have a lot of people, you must have come across a lot of people जो कि जिनके बात करने का तरीका ही ऐसा है कि you'll feel like what a filthy conversation I'm trying to have with this. तो ये बंदा जो है ना, ये हमेशा अजीबोगरीब बातें करेगा, खराब बातें करेगा, ठीक है? So to turn the air blue is to use bad language. ठीक है? That is to turn the air blue. You can also talk about some like TV programs and anything like that because a lot of TV programs also come there जो कि आप simply देखोगे तो वो इस तरीके की भाषा यूज करते हैं that you do not feel good. So you'll say he always turns the air blue. All right? Now that's the other thing if you're enjoying it, है ना? तो ये यहां से हो गया। Brown study. This is what you all can relate with. कि मैं बैठा तो हूं यहां, किताब खुली हुई है, पढ़ाई कर रहा हूं, 1 घंटा मैंने काउंट भी कर लिया कि 1 घंटे से मैं उठा नहीं हूं यहां से, मगर आप अपने ख्यालों की दुनिया में कहीं और खोए हुए हो, पता नहीं किधर घूम रहे हो, गोवा वोवा चले गए, कहीं और चले गए, स्विट्जरलैंड में घूम के आ रहे हो, या कहीं और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, मगर रखी हुई है किताब सामने। So, brown study is the state of reverie. Brown study is when you are not mentally involved in a particular thing. So, absent mindedness को हम लोग बोलते हैं brown study. Absent mindedness. You are physically present, but mentally you are not there. All right. So that is brown study. Then moving further, next one, pull the chestnuts out of the fire for something. There is a very old story कि एक मंकी रहता है, तो उसके जो uh, कुछ चेस्टनट्स कर मतलब उसके खाने के लिए, ठीक है, उसका मील है चेस्टनट्स। तो वो जो चेस्टनट्स है ना, वो एक्चुअली फायर में गिर जाते हैं। बट अब जब वो उसको उठाने के लिए कोशिश करता है, तो वो तो उसको जल रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो एक बिल्ली को कन्विंस कन्विंस करता है इस चीज के लिए। देयर इज अ स्टोरी। तो वो उसको वो बिल्ली को कन्विंस करके लेके आता है कि भाई तुम मेरे लिए ये चेस्टनट्स जो है वो फायर में से बाहर निकाल दो। ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट वी डू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो। हम अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं। कई बार वो बोलता है कि यार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, नाउ वी गो आउट देयर एंड हेल्पिंग हिम आउट व्हेन इट इज डेंजरस टू हेल्प हिम, है ना? अब सोचो कोई खाई के पास लटक गया, ठीक है, अब वो तो गिर रहा है, मगर वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, अब तुम्हें पता है कि तुम वहां पे जाओगे तो वो आपके लाइफ के लिए भी खतरा है, बट व्हाट यू चूज टू डू इज यू गो आउट देयर एंड यू help that guy out of that situation, and that is when you pull the chestnuts out of fire for someone. All right, so helping someone going out of the way.
Helping someone when it is risky to do it, right? Okay, I have a chip on my shoulders, है ना? और यदि हम किसी को बोले तब तक तो टोटली जल गए होंगे। Yes. So I'm gonna a chip on your shoulder. So I have a chip on my shoulder. I have a chip on my shoulder means what? I have a grudge for him. I have a grudge for him. मतलब क्या? Now I feel angry. I'm angry at him because he has mistreated me. वो मुझे उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी थी और उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी थी तो मैं उससे गुस्सा हूँ। अब मेरा वो ग्रज है उसके ऊपर कि नहीं ये आदमी सही नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। ऑलराइट, सो दैट इज व्हेन आई से a chip on my shoulder. So I have a chip on my shoulder for him. All right. So I have a feeling of grudge for him. So किसी के लिए यदि वो grudge होना है ना तो वो आप उसको बोलते हो कि I have a chip on my shoulder for him. So having to have grudge for someone. To have grudge for someone. That is to have a chip on our shoulder. All right. So this is it for this slide. Move further. Go to the next one. We are on slide 6. The first one here is cross someone's palm with silver. Now, if you go to the government offices, there is a lot of red tapeism. Red tapeism का मतलब क्या होता है कि आप यदि अपना बिजनेस चालू करोगे ना, बिजनेस ही आपको करना है. So you want to be an entrepreneur, and for that you have got a business idea, and you want to start working in that direction. So you want to launch a company. So you initiated the process. When you initiated the process, you got to understand कि यार कितने गवर्नमेंट के restrictions हैं यहाँ पर. तो आप कभी भी जाओगे तो ये वाला रूल, वो वाला रूल, ये वाला ऑफिस, कलेक्टर से मिलो, इससे मिलो, उससे मिलो, इतने सारे रूल्स, कितना कठिन है ये बिजनेस स्टार्ट करना. तो एक जगह तो आप ये बोलते हो कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म है, रेड टेप है ना, रेड टेप. अभी देखो तो रेड टेपिज्म मतलब गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज, ऑलराइट. तो गवर्नमेंट के जो रूल्स और पॉलिसीज होते हैं उसके लिए आप यूज करते हो रेड टेपिज्म. नाउ उससे बचने के लिए sometimes what we do is we pick a person who will say कि यार listen, I can make it happen. You will have to pay me this much amount. So what we do is, okay, yaar, brother, take 2,000 rupees and get my file passed. करवा दे. So what am I doing here? I'm bribing that person. So I am crossing that person's palm with silver. मैं उसके चांदी चांदी कर दिया मैंने किसी को. तो मैंने क्या किया, उसको ब्राइब किया है, ठीक है. तो क्रॉस somebody's palm with silver means to bribe someone. This is to bribe someone. This is cross someone's palm with silver. Then moving further, have a bee in your bonnet. Have a bee in your bonnet for something is you are so much obsessed with something that you cannot stop thinking and talking about it. What will happen when you will buy a car on your own? कि आपने पहली बार एक कार खरीदी है और वो अपने अपने कमाई के पैसों से खरीदी है ना. श्लोक, मैं इन दी एंड सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट रिलेवेंट नहीं है ना अपने इस डिस्कशन से उनका आंसर दूंगा बेटा, ठीक है. तो वहां पर रुक जा. जैसे ही थोड़ा मेरा स्लाइड खत्म होगा आई विल आंसर दिस कि कहां से करना है, कैसे करना है. ओके, चलो. सो यहाँ पर हुआ हैव अ बी इन योर bonnet. सो मैंने आपको बोला कि यू आर सो ऑब्सेस्ड विथ समथिंग दैट यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. So for example, you have bought a car on your own with your own money, hard-earned money. तुमने अपने पैसों से खरीदी है वो कार. Now you're going out in a family function or you're going out with your friends. So what you will do is there are people now they will always try to create a situation, create a situation. तो वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे कि कहीं ना कहीं से कार बीच में आ जाए. राइट, वो जब भी मिलेंगे यार मेरी कार इतनी अच्छी चलती है. यार तू कार कब ले रहा है, पता है वो वाली कार कितनी अच्छी. तो कार 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 यू विल बी लाइक इन अ सिचुएशन जहां पर तुम्हें नौजिया का फीलिंग आने लगा कि यार भाई प्लीज अब इस बारे में बात नहीं करना, बहुत हो गया, ठीक है. सो दैट पर्सन हैज अ बी इन हिज बोनेट फॉर द कार ही हैज बॉट. राइट, सो हैव अ बी इन योर बोनेट मींस व्हाट? Obsessed with something. तो आप किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड है, एंड यू
can't stop thinking or talking about it. All right. So that is be in the bonnet. हाँ जी ठीक है प्राची. मैं बेटा सबके नाम ले लेता हूँ. चलो. आप मिस हो गए कोई बात नहीं. आप डाउट्स पूछोगे तो मैं बिल्कुल लूंगा. The wall of Jericho, the wall of Jericho, and this comes from a story that is there in Bible. I'm not sure कि वो किस तरीके से कहाँ पर है, ठीक है, बट हाँ ये वहां से ओरिजिनेटेड है, ठीक है. अब देखो द वॉल ऑफ जेरिको. ये वॉल ऑफ जेरिको जो है, ये वॉल ऑफ जेरिको रिफर्स टू अ वेरी वेरी जाइंट वॉल विच सराउंडेड अ टाउन. उसने एक टाउन को सराउंड करके रखा हुआ था. वो वॉल ऑफ जेरिको है. What happened because of some curse or some earthquake, that wall demolished upon the village and everything was destroyed. वो एक सेफ्टी के लिए बनाई हुई वॉल थी, but it got destroyed, it got demolished. तो वो गिर गया उनके ऊपर, ठीक है. सो वॉल ऑफ जेरिको मतलब वो जो इंसिडेंट हुआ, वहां से कोई भी चीज ऐसी होती है, जैसे न्यू ईयर पे क्या करें, चलो गोवा चलते हैं. अब तुम्हारे दोस्तों का प्लान तो बनने लग गया गोवा चलने का, मगर कभी आज तक जीवन में ये 100th प्लानिंग है कि हम गोवा जा रहे हैं, मगर गोवा पहुंच नहीं पाए. तो उसमें से एक बंदा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये प्लान भी इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, इट विल लाइक फॉल अपार्ट, तो आप वो बोलेगा कि यार डू नॉट, do not talk about this, do not try to persuade me here, do not try to convince me here, because I know this plan is like a wall of Jericho. Now when I say this plan is like a wall of Jericho, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, this will anyways be destroyed. अभी चालू हुआ अभी खत्म हो जाएगा. So something that is expected to be destroyed, ये भैया वो destroyed ही हो जाना. So something that is not likely to sustain. Something that is not likely to sustain. ठीक है. Then yes, demolish का मतलब है destroy हो जाना, गिर जाना, ठीक है. Like a cat on the hot tin roof. Imagine hot tin roof. You're saying हॉट टिन रूफ. बहुत बहुत, और कैट कितना, कैट मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा एक प्राणी है ना. एंड यूर सेइंग यूर the cat is sitting on a hot tin roof, so that would be a very uncomfortable situation for the cat, because ये टीन जो है नीचे ये बड़ा हॉट है and I am sitting here. तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है. तो वो सिचुएशन कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा uncomfortable. So when you say he is behaving like a cat on a hot tin roof, matlab he's very uncomfortable here. His situation is very uncomfortable. All right. So like a cat on a hot tin roof, matlab being in a uncomfortable situation. Being in an uncomfortable situation. That is someone who is like a cat on a hot tin roof. Then blood is thicker than वाटर. हम हमेशा बोलते हैं ना, खून खून होता है, भाई भाई होता है. तो दुनिया में कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लो, मगर जब ब्लड रिलेशनशिप्स के बारे में बात आती है, तो वो ब्लड रिलेशनशिप जो है, तो ब्लड अट्रैक्ट्स ब्लड, राइट. तो हम बोलते हैं कि खून के रिश्ते हैं ऐसे ही नहीं टूटते. तो आप बोलोगे कि कोई भी रिश्ता कहीं पर भी हो, व्हेन यू कंपेयर विद द ब्लड रिलेशन, सो ब्लड रिलेशन ऑलवेज इज प्रेफर्ड एंड blood relations are always stronger than the other relationships that people make. So blood is thicker than water you use when you say blood relations are always stronger than others, other relationships. So I have selected all the idioms in a manner कि हाँ, कि आप लोग उसको यूज कर पाओ, आपके जनरल एक्सप्रेशन में ये चीजें निकलें, तो आपको इसको रिवाइज करने और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जनरली ये चीज आपके दिमाग में रहेगी. राइट. मूविंग फर्दर.
सी द कलर ऑफ समवन्स मनी। ना अभी अपन लोगों ने जैसे बोला कि यार चलो प्लान करते हैं मूवी जाने का, तो मूवी जाने का प्लान करते हैं। अब एक ऐसा बंदा है हमारे पूरे ग्रुप में जो कभी पैसे नहीं देता। वो हर प्लान में होगा, मगर वो बंदा पैसे नहीं निकालेगा, बहुत कंजूस है वो, ठीक है। अब इस बार हम लोगों ने टारगेट किया कि एक काम करते हैं, नहीं पैसे तो उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब हम लोगों ने वी मेड श्योर दैट ही पेज फॉर द टिकट्स। नहीं, हमने बोला कि नहीं तुम अपने फोन से ही करोगे बुक, और तुम इस बार करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो हमने उसको मजबूर किया कि नहीं सारी बुकिंग तुम ही करोगे। सो वी मेड हिम पे, राइट। और दैट इज व्हेन वी कैन से कि वी मेड श्योर दैट वी सी द कलर ऑफ हिज मनी, राइट। सो वो पैसे निकालने के लिए उसको मजबूर करना, टू इंश्योर दैट टू इंश्योर that a person pays the money. That is when you say, I want to, अब जैसे मैंने बोला, I want to see the color of your money, it means what? I want to ensure whether you are able to pay or not. तो तुम्हें पे करना पड़ेगा ये। Then a dog's life. A dog's life means what? A life where you are very mistreated. Do not talk about all those species of the dogs जो कि बहुत ज्यादा है। बोले सर मेरे घर में तो एक गोल्डन रिट्रीवर है, और वो गोल्डन रिट्रीवर को हम बहुत प्यार से रखते हैं, और बहुत हम लोग उसको सम्मान से रखते हैं, ही इज अ फैमिली मेंबर, इस तरीके से भी लोग बोलते हैं। यस, ऐसा भी होता है। बट जो डॉग्स लाइफ है वो स्पेसिफिकली जाती है उस तरफ, जब देखो वो स्ट्रीट डॉग्स को कोई ने खाना दे दिया तो दे दिया, नो बडी इज लविंग देम, इस तरीके से यदि देखोगे तो अ डॉग्स लाइफ रिफर्स टू अ लाइफ वेयर यू आर मिसट्रीटेड, ठीक है, अ बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ, a bad quality of life. That is a dog's life. A dog in a manger. So manger is a place, देखो वो farms जो होते हैं ना, farms पे manger is a place where all the cattle is kept, ठीक है। तो वो सारे के सारे cattle है, मान लो कि एक sheep है वहां पर, ठीक है। अब the cattle is grazing, अब वो तो खा रहे वहां पर घास खा रहे या कुछ भी खा रहे। Imagine a dog there. If a dog is there, ना he can't graze। अब वो डॉग जो है वो तो खा नहीं सकता घास, यदि वो खा नहीं सकता ना, वो दूसरों को भी नहीं खाने देगा। तो यदि इस तरीके के लोग, बिकॉज दे डू नॉट एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग, दे कांट लेट यू एंजॉय द सेम थिंग, राइट। हम लोग कभी बोलो कि यार सर एक पार्टी में गए हम लोग अपने घर पे, और अपने दोस्त के यहाँ पर हम लोग पार्टी कर रहे थे, और हम लोगों ने बहुत सारी खाने की चीजें बनाई, और हम लोग म्यूजिक लगा के डांस कर रहे थे। पड़ोस वाली आंटी आई और बोली कि आंटी पुलिस बुला लेगी, तुम ये नहीं कर सकते। अब उनके लिए वो यूज मत करना, मगर यू आर सपोज टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल यूजिंग इट, बिकॉज यू आर इवेंचुअली कॉलिंग अ पर्सन डॉग, राइट। बट एक सिचुएशन और एक बहुत अलग सिचुएशन में यदि आप यूज करोगे तो यू कैन से ही ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ डॉग इन अ मैंगर, सो ही डजंट एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई ही कांट लेट अदर्स एंजॉय। वो दूसरों को नहीं एंजॉय करने दे रहा है क्योंकि वो भी एंजॉय नहीं कर सकता। सो डॉग इन अ मैंगर, अ पर्सन हु stops you from enjoying something because he can't enjoy it. A dog in a mango. A lion's den. A very dangerous situation. A lion's den. So a lion's den without a lion is not a problem. It's not an issue. तुम्हें पता है कि नहीं वहां पर कोई नहीं है, तो तू घूमने चले जाओगे कि यार देख के आता हूँ ये रहता कैसे है ना, इसके घर में जो टीवी है वो कितने इंचेस की है, तो ये देखने जा सकते हो वहां पर। मगर a lion's den is a is a is a dangerous place because there's a possibility of a lion being there। यार वहां पर lion है, ठीक है। So वो lions den, a lions den is a very dangerous place because the situation there is dangerous, because the people that are there are dangerous। So if you'll go in a Lakslide area, you'll feel like it's a lions den because there are people who are dangerous here, all right, they can do anything, so you will say that, all right। So a lions den, you refer to a dangerous place, लिख देता हूँ, because of the people
or situation there. लॉयंस देन, ठीक है। मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। द बीज नीज, द बीज नीज, when you say a bee's knees, this refers to a person who is very efficient, a person who is intelligent, who is very effective. उसके लिए आप use करते हो bee's knees, all right? So when you say a bee's knees, it refers to a very outstanding or a very good person, all right? An outstanding person or a thing. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नो, यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अब वो जो इंसेक्ट्स है, वो इंसेक्ट्स जो है पुल इंसेक्ट होते हैं हनी के, दूसरे यदि इंसेक्ट्स जाएंगे तो फंस जाएंगे। बट जब बी जाती है तो वो एक प्रिसिशन से वहां से निकल के आती है, तो जहां पर बाकी सारे लोग फंस जाते हैं वहां से वो बहुत इजीली डील कर लेती है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है। सो अ बीज नीज व्हेन यू से, सो दैट इज अ टूल जिसमें जिसके कारण वो फंसती नहीं है। तभी आप इस पर्टिकुलर ईडियम को यूज करते हो टू रिफ्लेक्ट टू अ पर्सन ऑफ क्वालिटी, टू रिफ्लेक्ट टू अ पर्सन हु इज आउटस्टैंडिंग, ऑलराइट। सो अ प्लेस or a person who is outstanding, you say the bee's knees. Lions then refers to a dangerous place, बेटा, because आप शेर की गुफा में जाओगे तो what is it? A dangerous place, श्लोक, राइट। यूट्यूब पर हमारी ये पूरी की पूरी क्लासेस जो है वो एंड तक चलेंगी बेटा, ठीक है, आपके एग्जाम तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टू बी द कैट्स विस्कर्स और पेजामास, ठीक है। देखो, इट इज नॉट दैट, द ओरिजिन इज सम डिफरेंट थिंग, ऑलराइट। एक और इडियम होता है, ब्लू stockings. Now, back then in Europe, when women was not an active uh, like part of the society, तो सारे मेल डोमिनेंट सोसाइटी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं रही, हर जगह भी रही है। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था बहुत सारी जगहों पर, सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस में। सो some affluent women of the society, they came up with a group, they called that particular group blue stocking। और उन्होंने वहां से उस पर्टिकुलर ग्रुप के कारण क्या किया, उससे एक इंटेंशन में काम किया। दे वर्कड फॉर विमेन एम्पावरमेंट, दे वर्कड इन फेवर ऑफ इंश्योरिंग दैट women get their representation in every section of the society। तो जितनी भी women थी या जितने भी फीमेल ह्यूमन बींग्स वहां पर थे और जिन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, वो फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ब्लू स्टॉकिंग बिकेम ब्लू स्टॉकिंग्स। तो उन सबको बोलते थे ब्लू स्टॉकिंग्स। सो ब्लू स्टॉकिंग रिफर टू अ women who is very intelligent, intellectual। सो इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट वुमेन, वो आप बोलोगे ब्लू स्टॉकिंग। अभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ फैशन, राइट, बड़े नए नए ट्रेंड आ रहे होते थे। एंड कैट्स यदि हम किसी को बोलते थे रेफरेंस में इडियोमेटिकली, सो हम जो मॉडल्स या वो वुमेन जो कि बहुत पैशनेट होती थी फैशन को फॉलो करने के लिए, उनको बोला जाता था। सो बी अ कैट्स विस्कर। कैट्स विस्कर्स तो आपको मैं पजामाज लिखा हुआ है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज कैट्स विस्कर्स तो यू नो कि जो बिल्ली होती है उसकी यदि जो मूछें होती है वो विस्कर्स हैं, ठीक है। बट ये इधर से रिलेट कर रहा है इसलिए मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। सो दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू सी प्लाजो एंड ऑल, वो सारी की सारी चीजें होती हैं। तो वो लोग, उनका प्रेफरेंस था उन लोगों का जो कि फैशन में लीड करते थे, उन लीड करने वाले लोगों का प्रेफरेंस था, ठीक है। तो दोज हु आर द बेस्ट इन द फील्ड, इफ दे आर प्रेफरिंग समथिंग, मतलब शशि थरूर कल ये बताए कि वोकैबुलरी के लिए जो बेस्ट बुक है वो ये है, तो आप क्या बोलोगे? यार ये तो बेस्ट, जो जिस बंदे को हम बोलते हैं क्या लैंग्वेज पे स्किल है, क्या कमांड है इसकी, उस बंदे का प्रेफरेंस है। तो यदि ऐसा कुछ निकलेगा तो व्हाट वुड यू से? समथिंग दैट इज highly preferred, something that is highly enjoyable, something
highly enjoyable or preferred. Why? Because it is being preferred by the best of the class. Okay? Then a lion share a very big part of something. So that is a lion share. Okay? A dog's breakfast. A dog's breakfast. Now कुछ भी दे दिया खाने के लिए. So something that lacks quality. जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं हो. अब अरेंजमेंट्स भी अच्छे नहीं. आप किसी शादी में गए, वहां पे आपको लगा यार कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज में कुछ सिस्टम ही नहीं है. क्या किस तरीके की यहाँ पर ये अरेंजमेंट्स कर रखे हैं. सो यू विल से एवरीथिंग हियर इज लाइक अ डॉग्स ब्रेकफास्ट. ऑलराइट, सो दैट वेज यू कैन यूज इट. डॉग डेज ऑफ समर मतलब द हॉटेस्ट डेज ऑफ समर्स. ठीक है. Back the wrong horse. Back the wrong horse. To back the wrong horse means to support a wrong person. टू सपोर्ट अ रॉन्ग पर्सन. सो ये हमारे पास बहुत सारे ईडियम्स ऐसे करके, और भी हमारे पास बहुत सारे ईडियम्स है. एंड वो हम और कंटिन्यू करके, बिकॉज टाइम खत्म हो गया आपके पास, और एक और क्लासेस आई हैव टू सबमिट अप. हम इसको कवर करेंगे. एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोगों के पास, हम लोग यदि आप सीयूईटी के बारे में बात करें तो सुपर ग्रेड्स, अंडर सुपर ग्रेड्स सीयूईटी के लिए हम लोग डील कर ही रहे हैं. एंड टिल योर एग्जामिनेशन वी आर गोना बी देयर. And till your examination, we will be helping you out. These sessions will be continuous till then. Okay, so every Monday to Friday we will be coming up live with English sessions. ठीक है. और उसमें भी वी आर ट्राइंग टू कम अप विद सम कॉम्बिनेशंस एंड ऑल. सो वो भी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी. वी विल ट्राई टू कम अप विद अ मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन लाइक गेट द कंटेंट और समथिंग, है ना. बिकॉज ऑन यूट्यूब, अब यदि इसके पीडीएफ के बारे में बात करूं तो देखना पड़ेगा कि भाई पीडीएफ किस तरीके से, कहाँ से दिया जा सकता है, दिया भी जा सकता है या नहीं, या फिर कुछ और उसका तरीका निकाला जा सकता है. सो वील टॉक अबाउट दैट. एंड दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो. We deal in a lot of deal in a lot of things, and all these things are written here. So CUET की आपको सारे की सारी चीजें यहाँ पर हैं. आप देख सकते हैं उसमें, जहां भी आपको लगता है you want to reach out to us, और किसी भी एक चीज में आपको हेल्प चाहिए, so you can always do that. And here, thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. आई होप हर बार की तरह आज का भी ये सेशन आप लोगों के लिए थोड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा. राइट, द बेस्ट थिंग इज टू एंजॉय इट. यदि एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब नहीं है यार. एंजॉय कर रहे हो तो मजा आएगा पढ़ने में. एक फन लर्निंग प्रैक्टिस होना चाहिए. रीडिंग कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस के लिए व्हाट वी विल डू, हमारे पास जो शीट्स हैं उनके उनसे आप कर सकते हो. देयर आर गुड बुक्स इन द मार्केट ऑल्सो. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ the books that we can get. All right, और आपके पास ये भी चीजें हैं जो शायद आपको सर ने बता दिया होगा कि हमारे जो एसएसएम्स हैं इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो. ठीक है. चलिए, सो आई विल टेक योर लीव नाउ. मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और बहुत सारी पढ़ाई करें.